India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर सुनवाई हुई। साथ ही आपको बता दें कि सीजेआई बी आर गवई की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि शुरुआत में कोर्ट में 3 बिंदु तय किए गए थे, लेकिन पक्षकारों ने इन तीनों मुद्दों से अलग मुद्दों का जिक्र किया है। कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि पिछले सुनवाई में कहा गया था कि अगर अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत होगी तो अदालत जारी करेगी, लेकिन सभी बिंदु पर दलील सुनी जाएगी। सिब्बल ने कहा कि नया अधिनियम कहता है कि अगर यह एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो ये वक्फ नहीं हो सकता। सीजेआई ने पूछा कि क्या पहले के कानूनों में पंजीकरण की आवश्यकता थी। सिब्बल ने कहा कि हाँ, इसमें कहा गया था कि इसे पंजीकृत किया जाएगा। सीजेआई ने फिर पूछा कि पुराने कानून के तहत पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ निर्देश था। सिब्बल ने कहा कि नया अधिनियम वक्फ के अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, जो कि भगवान के लिए लिया गया एक निर्णय है। सिब्बल ने कहा कि प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और साथ ही साथ सीजेआई ने कहा कि संवैधानिकता के बारे में है और अदालतें आमतौर पर ऐसा नहीं करती है, इसलिए जब आप इसके लिए एक मजबूत और बहुत मजबूत मामला नहीं बनाते हैं। सिब्बल ने कई सवाल पूछे और सिब्बल ने विस्तार से जवाब भी दिया। कोर्ट ने सिब्बल के बयान को रिकॉर्ड पर लिया और मामले की सुनवाई जारी रखी। सिब्बल ने कहा कि कानून वक्फ के अधिकारों का उल्लंघन करता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने का प्रयास भी करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम अभ्यास अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि यह निर्णय न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साथ ही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि वकील के रूप में न्यूनतम अभ्यास की आवश्यकता न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड होगा। कोर्ट ने कहा है कि निर्णय न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए ये निर्णय आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों को वकील के रूप में पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए। फैसले के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह है। कोर्ट ने कहा है कि वकील के रूप में न्यूनतम अभ्यास न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों के वकील के रूप में पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए। कोर्ट ने इस फैसले से न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये निर्णय न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में भी मददगार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि न्यायाधीशों के लिए लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव को न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अभ्यास
की आवश्यकता के रूप में गिना जाएगा। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ये निर्णय न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि न्यायाधीशों के लिए लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव को न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अभ्यास आवश्यकता के रूप में गिना जाएगा। कोर्ट ने ये भी अनुभव आपको बता दें कि यह अनुभव उम्मीदवारों को न्यायिक प्रक्रिया के और कानून के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। फैसले में कुछ इस प्रकार बिंदु हैं। बताई जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों के लिए लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव को न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अभ्यास आवश्यकता के रूप में गिना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ये निर्णय न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी। कोर्ट ने कहा है कि लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव उम्मीदवारों को न्यायिक प्रक्रिया और कानून के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है और कोर्ट के इस फैसले से न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों को लाभ होगा। ये निर्णय न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में भी मददगार होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व रायपुर मेयर एजाज डेबर के भाई अनवर डेबर को जमानत दे दी है। बता दें कि ये मामला कथित 2161 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा है कि अधिकतम सजा 7 साल है और मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। जमानत के कारण कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे में बड़ी संख्या में गवाह और लंबी जांच के कारण मुकदमा जल्द पूरा होना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा है कि अनवर डेबर को जमानत दी जा सकती है, लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा और जमानत के लिए उचित शर्तें भी स्वीकार करनी होगी। ये मामला कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी और राजनेता भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच की है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा भी शामिल है। ट्रायल कोर्ट अनवर डेबर को जमानत देते समय उचित शर्तें लगा सकता है और अनवर डेबर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और नियमित रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि के खिलाफ अश्लील टिप्पणी मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है और ये मामला कांग्रेस नेता और मंत्री प्रियंक खड़गे की शिकायत पर दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने सीटी रवि की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। सीटी रवि पर आरोप है कि उन्होंने प्रियंक खड़गे के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की थी, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। इस मामले की जांच की गई और सीटी रवि के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीटी रवि के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है और बता दें आपको, इससे उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और सीटी रवि की याचिका पर फैसला भी सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सीटी रवि को फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन ये मामला अभी पूरी तरह से निपट नहीं पाया है। कोर्ट आगे की सुनवाई में इस मामले का फैसला होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुनाया है कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत विवाह को मूल धर्म का त्याग माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अपने मूल धर्म में बने रहना होगा। न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी ने कहा है कि एक बार जब कोई व्यक्ति ईसाई विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए स्वेच्छा से प्रस्तुत करता है तो उसे ईसाई माना जाएगा और मूल धर्म का त्याग स्वतः ही माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो हिंदू, सिख या फिर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं या
मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थिरुवर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से जुड़ा हुआ है। AIADMK की एक महिला सदस्य वी अमुथा रानी ने इस पद के लिए चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि डीएमके के एक सदस्य ने उनकी जीत को चुनौती देते हुए कहा है कि वह अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक ईसाई व्यक्ति से विवाह किया है। कोर्ट ने कहा है कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत विवाह को मूल धर्म का त्याग माना जाएगा और ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करना होगा। कोर्ट ने इस फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अपने मूल धर्म में ही बने रहना होगा। ये फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि अलग अलग धर्मों के बीच विवाह करना चाहते हैं और आरक्षण का लाभ भी उठाना चाहते हैं। वहीं डीपीएस द्वारका से 32 छात्रों को निकालने के फैसले को छात्रों के अभिभावकों की तरफ से एक चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। डीपीएस के वकील ने कहा है कि हमने छात्रों को निकालने से पहले नोटिस दिया था। जहां तक स्कूल में बाउंसर की तैनाती का मामला है, ऐसा लगातार विरोध प्रदर्शनों की वजह से किया गया। छात्रों जी आपको बता दें कि साथ ही छात्रों के अपहरण की धमकियों से परेशान होकर और स्कूल के प्रिंसिपल एवं टीचर को प्रताड़ित किया जा रहा था, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर बाउंसर की तैनाती की गई। डीपीएस द्वारका के वकील ने कोर्ट को बताया है कि स्कूल को हर साल नुकसान हो रहा है। हमने 10 साल में 31 करोड़ के नुकसान हो चुका है और इस नुकसान के साथ स्कूल कैसे चला सकते हैं। अभिभावकों के वकील ने डीपीएस द्वारका स्कूल की दलील का विरोध करते हुए कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। निष्कासन के मामले में शिक्षा निदेशालय के आदेशों के बावजूद छात्रों को स्कूल में वापस नहीं लिया गया। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले डीपीएस द्वारका को उपराज्यपाल के अधीन किए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की एक दूसरे बेंच में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वही दिल्ली आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान झूठे और मानहानि वाले बयान देने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति रविंद्र जडेजा ने शशि थरूर से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित की है। राजीव चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि शशि थरूर के बयानों से उनके पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। राजीव चंद्रशेखर और शशि थरूर दोनों तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े थे। शशि थरूर ने कथित तौर पर कहा था कि प्रभावशाली व्यक्तियों जिसमें पादरी भी शामिल है को वोटों के लिए रिश्वत दी गई थी। राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर को कानूनी नोटिस भेजा और बाद में मानहानि का मामला दायर किया। राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर की सार्वजनिक माफी मांगने और साथ ही 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि शशि थरूर के बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उनका असर जो चुनावों में परिणामों पर भी पड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने फरवरी में राजीव चंद्रशेखर की मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब शशि थरूर से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी। वहीं अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद को अली खान महमूदाबाद को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को हरियाणा पुलिस ने उनके फेसबुक पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा है और साथ ही महमूदाबाद को रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और शुरू में 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
पुलिस ने 7 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन जज ने इसे खारिज कर दिया। और बता दें कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महमूदाबाद के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। एक योगेश जठेड़ी की शिकायत पर, जिसमें उन पर नफरत फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। दूसरे हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर, जिनमें उन पर महिला अधिकारियों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। महमूदाबाद ने अपने पोस्ट में लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को संदेश देता है कि वे अपने आतंकवाद समस्या का समाधान करें। उन्होंने युद्ध के अंध समर्थकों की भी आलोचना की और कहा कि इससे नागरिकों की जान जोखिम में पड़ती है। महमूदाबाद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.